अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी मेज़बान नबी इजाज़। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और खैर आफियत से। प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी खबर से कर रही हूँ, एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया है फैसलाबाद में कि यकीन जाने कि कोई और ख़बर आपके साथ शेयर करने को या मुस्कुराने को जी भी नहीं चाह रहा। इस कदर दिलखराश वाक़या फैसलाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश है, जहाँ पर इंसान को इंसान कहना भी शायद इंसानियत की तौहीन हो जाएगी। और बहुत ही ये सैड इंसिडेंट है। हुआ क्या है कि एक लड़की जिसने महज शादी के इनकार पर उसके लड़के के वालिद और उसके साथियों ने निहायत शर्मनाक तरीके से इस खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। इसकी वीडियो आप इस वक्त न्यू के टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की जदीद दुनिया में रहने वाले हम लोग हैं और ऐसे घिनौने वाकयात में निहायत ही शर्मनाक तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाकया पेश आया है। बहुत ही घिनौनी हरकत की गई है, बहुत ही अफसोसनाक हम देख सकते हैं वीडियो में कि जितनी भी मजम्मत की जाए इस वाक़े की कम है। 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस वाक़े के बाद तफ्तीश की जा रही है। मुतासरा लड़की ने मजीद कहा है कि मुल्जिमान मुझे और मेरी भाभी को अपने घर ले गए, वहां पर तशद्दुद किया, सर के बाल काट दिए गए, भवें काट दिए गए, जूते चाटने पर मजबूर किया गया। थोड़ा सा ब्लर हमने किया हुआ है लेकिन आप देख सकते हैं। और उनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द अज जल्द सजा दी जाए। ये लड़की का मौक़िफ़ और जो मुतालबा है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपके साथ फर्स्ट सेगमेंट टॉप स्टोरी शेयर करते हैं। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। जसर के मकाम पर दरियाए रावी में पानी का भाव 30,000 क्यूसेक से जायद हो गया है और भारत ने दरियाए रावी में अजपरात से 1,71,000 क्यूसेक पानी भी छोड़ दिया है। इस वक्त सिचुएशन क्या है वो हम जानते हैं। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और दरियाए रावी में आइंदा 24 घंटे के दौरान सैलाब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर होंगे दरियाए रावी पर, उनसे जानेंगे और इसके साथ साथ नाला डेक नारोवाल में भी हमारे रिपोर्टर होंगे, उनसे हम अपडेट लेंगे। माजिद जट मौजूद हैं नाला डेक नारोवाल, उनसे हम बात करते हैं। माजिद, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बताइएगा इस वक्त सैलाब की क्या कैफियत है, कितने गांव मुतासिर हुए हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं नारोवाल नाला डेक के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे पानी की जो इस वक्त सूरत हाल वो तो दरिया जो है बिल्कुल रूटीन के मुताबिक बह रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते जो भारत की तरफ से जो इसमें पानी छोड़ा गया था उसके मुताबिक 35,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था। तो 2 दिन पहले इसमें 40,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था। महकमा नेविगेशन के मुताबिक इसमें 35,000 क्यूसिक की गुंजाइश है। जब ज्यादा पानी आ जाने की वजह से ये काफी देहात जो है वो इसके जेरे आब आ गए थे, जिसको मौका पर रेस्क्यू किया गया और लोगों को जो मुंतकिल अच्छी जगह में मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा, ये भी बताइए माजिद कि जो देहात सैलाबी पानी की वजह से मुतासिर हुए हैं वहां पर इमदादी सरगर्मियां या रिलीफ के कामों में कुछ तेजी आप देख रहे हैं? क्या सूरत हाल है? जी, DCO नारोवाल ने जो है जफरवाल से लेकर इधर जो है ना वकील अहमदाबाद तक 6 रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, जिसमें महकमा हेल्थ, महकमा इरिगेशन और जो दूसरे महकमा है उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है। वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि आर्मी का एक रिलीफ कैंप जो लगाया गया है वो इस वक्त भी वो उधर मौजूद है। हर तरह की वो जो है पानी पर नजर रखे हुए हैं। मकामी इंतजामात के हवाले से आप आगाह करें। सैलाब कंट्रोल रूम भारत से मजीद पानी छोड़े जाने की इतला यहाँ पर तो नहीं है? जी, ये नाला डेक है, ये आजाद कश्मीर से जो है ये निकलता है। उधर पिछले हफ्ते बहुत बारिशें हुई थी जिसकी वजह से 2 दफा इस डेक में पानी आ गया है। ठीक है, अभी जो एरिगेशन के मुताबिक अभी 2-3 दिन उधर बारिशों का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है इसमें जो है पानी ज्यादा आने। अच्छा, कितने गांव, कितना ये इलाके पर मुहित है पूरा ये हिस्सा, और कितने लोग आते हैं ये जितने आपने गांव का पहले तस्करा किया जो कि मुतासिर हुए सैलाबी कैफियत के बाइस? ये जफरवाल से, ये तहसील जफरवाल से शुरू होके ये आगे किला अहमदाबाद आता, आगे तलवंडी आता है। इसके इर्द गिर्द जितने भी इसके साथ जो गांव हैं वो सारे ही इफेक्ट है। इसमें ज्यादा जो लोग वो धान की फसल लगाते हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं। तो जो उनकी दाशें हैं उनको भी काफी नुकसान पहुंचा है और बाज़ जगहों पे तो इस नाले ने इतना कटाव किया कि वो जो काफी एकड़ रकबा लोगों का इसके अंदर जो है वो कटाव में शामिल हो गया, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। रिलीफ कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं? जी, इधर DCO नारोवाल ने 6 रिलीफ कैंप लगाए हैं। जफरवाल से लेकर किला अहमदाबाद तक 6 रिलीफ कैंप लगाए हैं, जिनको मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रखा गया है। वो किसी भी सूरत से निपटने के लिए बिल्कुल 24 घंटे रेडी है और DCO नारोवाल खुद भी इस काम को मॉनिटर कर रहे हैं। जी।
ठीक है माजिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, मजीद भी हम अपडेट करेंगे। हमारे रिपोर्टर जो कि इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद है आफ्ताब, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। पानी शादरा के मुकाम पर पहुंच चुका है। रिलीफ जो सरगर्मियां हैं, जो इमदादी सरगर्मियां हैं, उनकी सिचुएशन के हवाले से भी जानते हैं। आफ्ताब बताएगा दरियाए रावी में पानी की इस वक्त सूरत हाल किस तरह से है? जी निबिया, अगर आपको दरियाए रावी में पानी की सतह की सूरत हाल के हवाले से आगाह करूं तो कल से अब तक जो है वो दरियाए रावी में तकरीबन कोई 6 से 7 फुट जो पानी की सतह है वो बुलंद हुई है। अगर मेरे आप अकब में देख सकें तो मेरे अकब के अंदर इस वक्त खासी बुलंद हुई है पानी की सतह। इसके साथ साथ अगर जो इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ कैंप के हवाले से आपको आगाह करूं तो अभी देख सकते हैं कि इसके साथ साथ खाना बदोशों की बस्तियां जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं, लेकिन वहां पे किसी भी तरह का कोई भी इक़दाम इनको उठाने के हवाले से नहीं किए जा रहे। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ से लेके दरियाए रावी शादरा से लेके तकरीबन काला खताई तक सैकड़ों ऐसी खाना बदोशों की बस्तियां हैं जिनको उठाने के लिए, नकल मकानी के लिए कोई भी अमली इक़दाम जो हैं अभी तक देखने को नहीं मिल रहे। पानी की सूरत हाल ये है कि कल यहाँ पे जो दरियाए रावी का जो पुल था उसके जो मेन पिलर थे तकरीबन वो 8-8, 10-10 फुट नज़र आ रहे थे, लेकिन आज जो वो पिलर हैं तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पे डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। पानी की जो सतह है जो लम्हा जो है वो बढ़ती जा रही है। जो भारत की जानिब से 1,71,700 क्यूसेक का जो बड़ा रेला, जो कि 2 दिहाइयों से सबसे बड़ा रेला था, जो जसड़ से दरियाए रावी में पाकिस्तान में दाखिल हुआ है, और अभी लगता ये है कि उसका खासा जो बड़ा जो पानी का रेला वो दरियाए शादरा के मकाम से गुजर रहा है, जिसकी वजह से शादरा में जो पानी की सतह। आफ्ताब, यहाँ पर जो घर आबाद हैं दरिया किनारे, क्या तमाम डूब चुके हैं, ज़ेरे आब आ गए हैं? क्या सिलसिला है पानी की सतह? जैसा कि आपने बताया कि मुसलसल बुलंद हो रही है, मुतासर कर रही है यहाँ पर आबाद घरों को, यहाँ से लोगों को पहले से ही निकाल दिया गया है। देखिए मैम, ऐसा अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इर्द गिर्द की जो आबाद बस्तियां हैं वहां तक पानी नहीं पहुंचा। पानी अभी जो नज़र आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है कि जो दरियाए रावी के साथ साथ खाना बदोशों की जो बस्तियां हैं वो ज़ेरे आब यहाँ पे आई हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है। जो हल्का इनके जितने भी इलाके हैं उनके अंदर अभी तक कोई भी ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। पानी की सतह कितनी बुलंद होगी आने वाले वक्त में? देखने से तो ऐसा लग रहा है जिस तरह मुसलसल जो पानी की सतह बुलंद हो रही है, क्योंकि कल मैंने आपको पहले भी आगाह किया कि ये जो रावी ब्रिज है इसके तकरीबन जो हाफ पिलर वो नज़र आ रहे थे, लेकिन अब हाफ से ज़्यादा जो पिलर हैं वो तकरीबन पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरह ये सतह बुलंद हो रही है, लग तो यही रहा है कि शाम तक की जो सूरत हाल है वो तकरीबन 5 से 7 फुट जो पानी है और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने का जो इम्कान है। जी, क्योंकि PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और यही कहा है कि आइंदा 24 घंटे में दरमियाने ऊंचे दर्जे का सैलाब की मतवक्का है, खदशा उसका जाहिर किया जा रहा है। क्या हिफाजती इक़दाम यहाँ पे उठाए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? जी, इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे एक जो फ्लड रिलीफ कैंप यहाँ पे लगा हुआ ज़रूर दिखाई दिया है, लेकिन उसके अंदर कोई भी एहलकार नज़र नहीं आ रहा। अगर बात करें यहाँ से आगे अटारी और शरकपुर की, तो हमारी असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला से जब बात हुई है तो वो हंगामी बुनियादों पर उन्होंने रिलीफ उनका भी वहाँ पे जो है वो वो लगा दिए गए हैं, और साथ साथ पानी की जो बदलती हुई जो सूरत हाल है उसको पे मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे जो टीमें हैं वो मौजूद हैं, और मसाजिद में मुख्तलिफ ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं कि इर्द गिर्द जो आबाद बस्तियाँ हैं वो और नकल मकानी करके महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ। जी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब, आप हमें अपडेट करे थे। माजिद जद भी हमें नारोवाल से अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमें अपडेट किया। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक प्रोग्राम में। और एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट्स के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना की बुनियाद पर 35,000 लोग एक्सीडेंट में जान बहक हो जाते हैं। ये फैक्ट्स बहुत ही अलार्मिंग है और 50,000 अफराद जख्मी होते हैं, जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। ये नंबर इससे भी ज्यादा अलार्मिंग है। अगर बात की जाए, पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद एक ट्रैफिक हादसा पेश आता है जिसमें कोई ना कोई शख्स जख्मी होता है, जान बहक होता है। अगर मैं सिर्फ पंजाब के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूं तो रोजाना औसतन तकरीबन 750 के करीब ट्रैफिक हादसा होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे और मैं भी सोच रही हूं कि इसकी बुनियादी वजह क्या। ऑब्वियसली इसमें से वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि ड्राइविंग के SOPs पर अमल ना कर पाना उस तरीके से, और कितने लोगों की जिंदगियों का, जानों का उसमें ज़या हो जाता है। हालिया दिनों में भी जो हादसा रिपोर्ट हुए हैं उसमें भी यही बताया गया। जो एक रिसेंटली इंसिडेंट हुआ मोटरवे पर के ड्राइवर को नींद आ गई थी, ऊंघ आ गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SSP सैयद मोहम्मद बिलाल, AIG ऑपरेशन मोटरवे पुलिस है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो हादसा पाकिस्तान में, पंजाब की अगर खासकर बात की जाए, मुसलसल पेश आ रहे हैं, इन हादसा की वन ऑफ द मेन रीजन या वजूहात क्या हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, थैंक यू नबीहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। और बिफोर दिस के मैं इस चीज़ का कोई जवाब दूं, सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खालिद महमूद साहब, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस और तमाम रैंक्स की जानिब से इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो मुल्तान मोटरवे पे पेश आया, और हमारी हमदर्दियाँ जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए हैं और लवाहिकीन के लिए, और जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी बहुत जल्द सेहतियाबी के लिए हम दुआगो हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान मोटरवे पुलिस की क्रिएशन का जो बेसिक मकसद है वो कम्यूटर की सेफ्टी को इंश्योर करना है और एक्सीडेंट्स में कमी लाना है जी। और सबसे पहले अगर मैं अदादो शुमार से बात शुरू करूं तो 2022 में पिछले साल की निस्बत 27% हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो उनमें कमी आई है, और 7% जो हमारे फेटल एक्सीडेंट्स हैं उनमें भी कमी आई है। लेकिन जहाँ तक एक्सीडेंट्स की बात है, जब तक सड़क पे गाड़ियाँ चलेंगी, एक्सीडेंट्स एक इंटरनेशनल और एक नेचुरल फिनोमेना है। हम इसको हर वक्त, हमारी यही कोशिश है कि हम इसको रिड्यूस करें, मिनिमाइज़ करें, जिसमें रोड इंजीनियरिंग, गाड़ियों की सेफ्टी इक्विपमेंट और जो इन्फोर्समेंट जहाँ पे मोटरवे पुलिस का रोल आता है, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसको मिलाकर अगर हम देखते हैं तो फिर हादसात में कमी लाई जा सकती है। पाकिस्तान मोटरवे पुलिस हर वक्त इसी चीज़ में कोशां है कि हम अपने हादसात पे कमी लाएं। इसके लिए हम ब्रीफिंग्स के सेशन करते हैं, रोड सेफ्टी अवेयरनेस के सेशन करते हैं, और हर मुमकिन कोशिश ये करते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं, ख़ास तौर पे कमर्शियल और हैवी गाड़ियों, जो ट्रक और बसेस वगैरह हैं, उनके जो ड्राइवर्स हैं उनको हम बहुत ज़्यादा ब्रीफ करें, ट्रेन करें, इक्विप करें, ताकि रोड के ऊपर हादसात में कमी लाई जा सके। बिलाल साहब, मोटरवे पर SOPs के अमल के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो रिसेंटली इंसिडेंट भी हुआ, जो एक्सीडेंट भी सामने आया, उसमें यही कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, ऊँघ आ गई थी, इसकी वजह से खतरनाक हादसा पेश आया। नो डाउट आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छी काविश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और हादसा होना भी एक नेचुरल फिनोमेना है, और ये होते हैं जब तक ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सड़कों पर गाड़ी चल रही है, बसें चल रही हैं, तो ये होगा। लेकिन जो SOPs हैं, मैं उसके हवाले से थोड़ा सा जानना चाहूँगी। जी, जो हमारे SOPs हैं उसमें डेफिनेटली हम तमाम जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं और जो कंपनीज हैं उनको ये कम्युनिकेट करते हैं कि अगर आपकी गाड़ी किसी ऑड आवर में जा रही है तो आप एक से ज़्यादा ड्राइवर रखें। ड्राइवर को फ्रेश होना चाहिए, 8 से 10 घंटे से ज़्यादा उसको पिछले 24 घंटे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और अगर आपका रूट, जिस तरह आप अगर इस बदकिस्मत बस की बात करते हैं तो ये लाहौर से कराची की तरफ जा रही थी, जो ये सफ़र 12 घंटे तकरीबन से ज़्यादा का है। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि हर कमर्शियल गाड़ी के अंदर 2 ड्राइवर मौजूद हो, ताकि थकावट, फटीक और एक ख़ास जो कॉन्सेप्ट है रोड हिप्नोसिस, उसके कॉन्सेप्ट को हम कम से कम करें और हादसात में कमी लाएं। इसके साथ साथ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये भी बता दूं कि इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद साहब, नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के जो IG हैं, उन्होंने एक रिसेंटली एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसके अंदर ट्रैकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको इंस्टॉल करवा रहे हैं। अब उसकी वजह से ना सिर्फ हमें हर वक्त हर बस की मूवमेंट का भी पता है, जिससे किसी
मुसाफिर की परेशानी भी दूर की जा सकती है, और उसके अलावा उनकी जो लाइव मॉनिटरिंग है स्पीड के हवाले से ख़ास तौर पे, वो भी हम देख रहे होते हैं। सो अगर वो ओवर स्पीडिंग करते हैं तो ऑन ग्राउंड भी उनकी इन्फोर्समेंट चलान हो रहा है, और हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके थ्रू भी उसकी डिटेक्शन हो रही है, जो कि उस कंपनी को भी कम्युनिकेट किया जाता है और उस ड्राइवर के खिलाफ वो कंपनी भी तादीबी कार्रवाई करती है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे स्पेशली रात के औकात में मोटरवे के ऊपर हमारे ऑफिसर्स मौजूद होते हैं मोबाइल वैन्स के साथ, जो कि कमर्शियल स्पेशली गाड़ियों के ड्राइवर्स को रोककर उन ड्राइवर्स के हाथ मुंह धुलवाते हैं, उनको ब्रीफ करते हैं, उनसे पूछते हैं कि लास्ट स्टॉप आपने कितनी देर पहले किया, आपने चाय पी थी या नहीं पी थी, स्टफ लाइक दिस, जस्ट टू इंश्योर कि वो एक्टिव हैं और वो रोड के ऊपर एक अच्छे कैपेबल ड्राइवर के तौर पर गाड़ी चलाने की अहलियत रखते हैं उस वक्त। बिलाल साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनकी ट्रेनिंग क्या होती है, और गाड़ियों के मेंटेनेंस के हवाले से क्या उस तरह से मेंटेनेंस का ख्याल रखा जा रहा है, जैसा कि आपने बताया कि माजी में बहुत चीजें बेहतर भी हुई हैं? जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये वो अवामिल है जो मोटरवे पुलिस जिनके ऊपर हमेशा से बहुत ज़्यादा जोर देती रही है। सबसे पहले कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट, वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप जो ड्राइवर्स की ट्रेनिंग है, अभी एक रिसेंटली हमने एक सर्वे किया है, हमारी एक काविश है जो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम बता रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल हाईवे एंड नेशनल मोटरवे पुलिस, उन्होंने हमने ये सर्वे किया है कि पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस जो स्कूल्स हैं उनके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी या अथॉरिटी मौजूद नहीं है। नॉन प्रोफेशनल या एमेच्योर्स जो हैं वो इस फील्ड में मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो ड्राइवर, आप देखें आप जितनी मर्जी अच्छी रोड बना लें, गाड़ी की सेफ्टी और इक्विपमेंट को आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, इफ द मैन बिहाइंड द व्हील इज नॉट कैपेबल, अगर वो एक प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, तो डेफिनेटली आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहेंगे। इसके अंदर हमने मोटरवे पुलिस में PSV मैनेजमेंट सिस्टम का इजरा बड़े अरसे पहले किया हुआ है, जिसमें तमाम गाड़ियों को हम रजिस्टर करते हैं, ड्राइवर्स को रजिस्टर करते हैं, उनकी ब्रीफिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही मोटरवे के ऊपर जब भी आप किसी बस में अपना सफ़र शुरू करते हैं तो टोल प्लाजा के फ़ौरन बाद हमारा एक ब्रीफिंग सेशन होता है, जहाँ पे ना सिर्फ उस गाड़ी की रिकॉर्डिंग होती है बल्कि ड्राइवर को ब्रीफ किया जाता है। और जो ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हादसात ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते हैं, जस्ट एग्जाम्पल M2 पे सॉल्ट रेंज का एरिया है, वहाँ पे आप देखें कि सॉल्ट रेंज शुरू होने से पहले और शुरू होने के फ़ौरन बाद इन दोनों जगहों पे हमने इसको मैंडेटरी किया है कि PSV गाड़ियाँ रुकेंगी, अपना टाइम भी नोट करवाएंगी, ड्राइवर के क्रेडेंशियल्स भी नोट होंगे। सो मोटरवे पुलिस वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हर लिहाज से हम ये जो हादसात हैं इनमें कमी करें। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ड्राइवर्स की ट्रेनिंग और उनकी प्रॉपर जो लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इसमें अहमियत का हामिल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। SSP सैयद मोहम्मद बिलाल, मोटरवे पुलिस, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जनाब, आपको अपडेट करें, एक अहम खबर है। इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने शहबाज गिल के फौज के मुतालिक मुतनाज़ बयान से इजहार ला ताल्लुकी करते हुए उस पर अब उसको तस्लीम किया है कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया, जो गुफ्तगू की, जो बात की, वो गलत थी। उसके ऊपर फाइनली इमरान खान साहब ने खुलकर अब बात की है, और ये बात उन्होंने एक निजी टेलीविजन पर, एक निजी चैनल पर उन्होंने सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए दौरान इंटरव्यू उन्होंने ये बोला। और ये भी साथ दीगर बातें भी बोली कि शहबाज गिल को कपड़े उतार कर मारा पीटा गया। बहरहाल इसके ऊपर तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। फैसल कुरैशी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके टाइम के लिए। मैं जानना ये चाह रही हूँ कि शहबाज गिल के बयान पर खान साहब ने कुछ दूरी इख्तियार की है, मगर इस बात को करने में अब काफी दिन लगाए हैं। मेरा सवाल आपसे इस वक्त यह है कि क्या खान साहब का शहबाज गिल के बयान से दूरी इख्तियार करना काफी है, या फिर इस बात का पता होना जरूरी है कि किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे सवाल का जवाब में फिर सवाल ही करूंगा, किसके लिए काफी है? उनके चाहने वालों के लिए या इंसाफ के लिए? बड़ा जरूरी सवाल है। तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली फैसल साहब।
उनके लिए तो बहुत काफी है, उनके लिए तो ये कह देना कि मुझे कुछ पता ही नहीं, वो भी काफी है। देखिए तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए तो कोई भी इशारा मिल जाए या कोई भी एक बहाना मिल जाए तो कह सकेंगे इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके लिए बहुत काफी है। बाकी इंसानियत के लिए काफी होना वो एक अलग बहस है। लेकिन काफी टाइम लग गया ना, काफी जो देर टाइम आया इसमें, इस पर आप क्या करेंगे कि बहुत देर के बाद काफी दिन लगा दिए उन्होंने ये बात कहते हुए? वो समझ आते आते देर लग जाती है ना, समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता उनको। लेकिन अगेन वही वाली बात, देखिए बात यह है कि जो पीटीआई की जो फॉलोइंग है ना, वो एक यूं समझ लीजिए कल्ट फॉलोइंग है। उनके पास आप लाख कह लें कि भाई करप्शन हुई, ये करप्शन की चले सबूत ना भी कहें कि जी काम नाकारा हुआ, किसी ने कोई काम नहीं किया, बेईमानी हुई, कहते साहब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इमरान खान ईमानदार है। तो अगर शहबाज गिल साहब को वो उड़ा के ये साबित कर सकते हैं कि इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, तो उनका काम चलता रहेगा और उनकी जो फॉलोइंग है वो भी खुश रहेगी इसके अंदर। ये कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन हकीकत है। और अगर पीटीआई के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेहतरीन है साहब, वो जो चाहे कर सकते हैं खान साहब, वो अपने दौरे हुकूमत में कुछ भी ना करें, यानी कि जो करना था वो भी नहीं किया, जो नहीं करना था वो भी कर दिया, और बाद में कहती मैं क्या करूं, मेरी जेब में खोटे सिक्के थे। और पूरी एक मोमेंटम चली हुई इस वक्त सोशल मीडिया पे कि जी कायद आज़म ने भी कहा था कि उनकी जेब में कुछ खोटे सिक्के हैं, तो इमरान खान ने कह दिया तो क्या हुआ, और इमरान खान के पास खोटे सिक्के थे, इमरान खान का क्या कसूर है? तो वो तो बड़े मजे में ऐसे हाथ झाड़ के अलग हो जाते हैं, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं था। अब पीटीआई के लिए बिल्कुल सही है, हाँ अगर इंसाफ के हिसाब से देखें, कॉमन सेंस के हिसाब से देखें तो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन इस तरह से फैसल साहब हम देखते हैं कि खान साहब जैसे कि अब उनका अब खुलकर उन्होंने बात भी की, चाहे चलें देर लगाई, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने खामोशी तोड़ी। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जब अदालती कार्रवाई होती है, फवाद चौधरी साहब भी वहां पर पहुंचे होते हैं, तो इससे हम फिर क्या मतलब लें? कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर वो शहबाज गिल साहब को बिल्कुल छोड़ देंगे ना, तो अगेन देखिए पीटीआई की पूरी सियासत इस वक्त जो है उसका ना रियासत से ताल्लुक है, ना कौम से ताल्लुक है, ना पाकिस्तान से ताल्लुक है। उसका ताल्लुक सिर्फ दो चीज़ों से है, उनके जो चाहने वाले हैं वो किस तरह ग्रिप में रहें और किस तरह ये अपने आप को बड़ी जुबान करके दोबारा ताकत में आ जाए। तो फवाद चौधरी साहब चले गए दिखाने के लिए कि भाई देखो हमने बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ दिया, क्योंकि आजकल देखिए पकड़ दकड़ हो रही है, इसको पकड़ लिया, उससे बयान दिलवा दिया, मुझसे गलती हो गई, तो लोग कहेंगे नहीं यार ये तो छोड़ देते हैं। क्योंकि आप 3-4 दिन पहले एक थोड़ा वो शोर उठा था कि इन्होंने शहबाज गिल को भी छोड़ दिया, कोई पूछने नहीं आया, तो दिखाने के लिए पूछने चले गए, उससे फर्क क्या पड़ता है? ये सब वो जिसे आई वॉश कहते हैं ना, तो आई वॉश है। असल में तो उन्होंने किसी ना किसी को हर स्केप गोट जो कॉन्सेप्ट है ना, कि अगर आपके पास वो बलि चढ़ानी हो 6 बकरियां, तो एक बकरी को आप बलि चढ़ा के बाकियों को बचा लेते हैं। जहांगीर तहीन साहब को उन्होंने फारिग किया, अलीम खान साहब को उन्होंने फारिग किया, जो हर मौके पे हर वाक़े पे उन्होंने किसी ना किसी को। आप ये कह रहे हैं कि हिस्ट्री इस तरह की है कि कोई ये नई बात नहीं है, कोई इतना धचका नहीं लगा हुआ किसी को भी। जो लोग समझ रहे हैं सियासत को वो जानते हैं कि ये इट्स नॉट अ बिग डील। जो समझ रहे सियासत, जो समझ रहे पीटीआई की सियासत को, नॉर्मल सियासत में ऐसा कभी नहीं हो भाई, ये तो सिर्फ पीटीआई की खुसूसी सियासत है। अच्छा, अब ये ब्लेम गेम का सिलसिला फैसल साहब ये कब तक चलता रहेगा? हम देखते हैं एक सिचुएशन पूरी बिल्टअप होती है कि मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, उसके कारकुनान का इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना, फिर जब तहकीकात की बात है तो फिर उस मुहिम में भारत पर इल्ज़ाम लगा देना, इंकशाफ करना, ये कितनी फिक्रमंदी वाली बात है या ये भी सोचने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल फिक्रमंदी की बात नहीं है। जैसे मैंने इब्तिदा में अर्ज की थी कि ये एक कल्ट फॉलोइंग है, कल्ट है, तो कल्ट में यही होता है कि हर वक्त आपको एक कोई ना कोई दुश्मन चाहिए होता है जिसके खिलाफ मसीहा बचाने के लिए आता है। तो पहले नवाज शरीफ साहब और ज़रदारी साहब दुश्मन थे, जब वो नहीं चला तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब दुश्मन थे, बीच में ज़रदारी साहब के खिलाफ बोलना छोड़ दिया था। जब वो नहीं चला तो उन्होंने अब पूरी की पूरे पाकिस्तान को दुश्मन कर दिया, यानी कि पूरी जो रियासत है, जज दुश्मन, जर्नल दुश्मन, ब्यूरोक्रेसी दुश्मन, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी दुश्मन, खाली एक्सपर्ट्स इनके चाहने वाले हैं, और पाकिस्तान में जो लोग इनको मानते हैं वो इंसान हैं, जो उनको नहीं मानते उसके खिलाफ जो चाहें जिस किस्म का फतवा मार सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये अभी ना कहीं जाएगा ना कमज़ोर होगा, और माजी की सियासत से मुख्तलिफ है, लेकिन माजी में भी ब्लेम गेम तो चला है, ये तो मानना पड़ेगा ना। नवाज शरीफ साहब ने ज़रदारी साहब को 5 साल जेल में बंद रखा, फिर मुशर्रफ साहब ने दोनों को बाहर निकाल दिया, जेल में बंद रखा, तो ये काम तो पुराना है। इमरान खान साहब ने खुद ये काम किया था ना, नवाज शरीफ को और मरियम को उठा के बंद कर दिया था, उन्होंने तो यही काम किया। चीमा को साल भर 2 साल कितने साल बंद रखा उन्होंने। तो ये तो पुरानी हमारी रिवायत है, अनफॉर्चुनेटली। मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बदनसीबी की बात है, लेकिन यही रहे। और जो दुख होता है ना
दोस्त वो ये होता है कि हर हुकूमत आके कहती है कि हम बड़े ईमान वाले हैं और हमसे बेहतर जो है वो क्या कहते हैं, इंसाफ का पासबान कोई नहीं है। लेकिन किसी ने आज तक अपने दौरे हुकूमत का ऑडिट नहीं किया। हर कोई गुजरे 10 साल पुराने केस, 20 साल पुराने केस, 5 साल पुराने केस, उनमें क्या रखा है? वो तो करके निपट के जा चुके ना। कोई ये नहीं करता कि क्या यार मैं अपनी गवर्नमेंट की ऑडिट करूं। ऑडिटर जनरल का एक ऑफिस होता है जिसका काम होता है कि उस वक्त जो ठेके हो रहे होते हैं, जो काम हो रहा था, उसको ऑडिट करना। अगर ये हकीकी रियासत मदीना हो तो ये अपना ऑडिट करे ना। तो अपना ऑडिट किसी ने नहीं किया और ये अब हुकूमत आई, ये भी नहीं करेगी। ये पिछलों के पीछे भागेगी। जब ये चले जाएंगे अगले इनके पीछे भागेंगे। और इस चक्कर में कौम को जो है ना इस मंजन पे लगा रखा है हमने कोई 40 साल से, अनफॉर्चुनेटली। फॉरेन फंडिंग का भी जो फैसला इतने तवील टाइम के बाद, तवील अरसे के बाद सामने आया, आपको लगता है कि इसमें वफाकी हुकूमत कुछ खास पेशरफ्त कर पाएगी, उसका कुछ नतीजा निकलेगा आने वाले वक्त में? कर पाएगी, आपके अल्फाज का चुनाव वो तो खुदा जाना है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, डायनामिक्स उसी के हम सब समझते हैं। लेकिन ये कि करना चाहिए या नहीं, हाँ करना चाहिए, क्योंकि इंसाफ का तकाजा है। अगर आपने किसी के खिलाफ इतना एविडेंस प्रेजेंट कर दिया, या तो ये कि छुपे छुपे इन्वेस्ट, अब खुल के आपने उसको प्रेजेंट कर दिया कि साहब ये हुआ है, तो इंसाफ का तकाजा यही है और कौम के साथ वफा भी यही है। या तो कौम को बताएं नहीं कि कौन कितना बेईमान चोर है। साहब हम पिछले 30 साल से सुन रहे हैं कि ज़रदारी साहब चोर हैं, नवाज शरीफ साहब चोर हैं, मुशर्रफ ये कर गया। या तो ये बताएं नहीं कौम को, क्योंकि कौम को बताते हैं तो कौम नाउमीद होती है। और अगर बताते हैं साहब तो फिर एविडेंस के साथ बताएं और उसको पकड़ें, उसको सजा दिलवाएं। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, अगर आप सजा नहीं दिलवा सकते, तो मेरी दरख्वास्त हर सियासतदान से, खुदारा ये कौम को बताना छोड़ दें कि हमारे लीडर कितने बेईमान हैं, कितने चोर हैं। इन्होंने हुक्मरानी जब करनी है, जब पकड़े नहीं जाना, तो हमें नाउमीद क्यों करते हो, हमारा दिल क्यों दुखाते हो, परेशान क्यों करते हो? फिर चलने तो आपका अपना धंधा चल रहा है, आपकी दोस्तियां चलने चलाओ यार, हमें बेवकूफ़ नहीं बनाओ। लेकिन अगर बताओ तो फिर पकड़ो ना यार, कोई तो कौम को आसरा मिले कि हाँ साहब इंसाफ होता है। हम जुडिशरी के मत्थे मार देते हैं। आप जुडिशरी को केस देंगे तो केस की सजा मिलेगी ना, आप केस ही कच्चा बनाते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल कुरैशी साहब, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो शहबाज गिल से मुतालिक जो उन्होंने अभी गुफ्तगू की एक निजी चैनल के इंटरव्यू में, उस हवाले से हम उन पर तज्जिया ले रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े में पाक फौज के शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का फैसला कर लिया गया है और एक सियासी जमात के कारकुनों ने मुहिम चलाई जिसमें भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी हिस्सा लिया। सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तफ्तीशी इदारों की जानिब से सोशल मीडिया मुहिम के किरदारों के खिलाफ तहकीकात का सिलसिला शुरू है और शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाने का फैसला कर लिया गया है। घिनौनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश के नतीजे में उनके सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मैं कहना चाहूंगी उन तमाम लोगों से, उन तमाम नौजवानों को कि ये वतन, ये फौज हमारा फख्र है और ऐसी मुहिम चलाना सिवाय बेवकूफी के और कुछ भी नहीं है। एक आम सी मिसाल है, इसको समझें कि घर की बातें बाहर करने वाले लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर सेगमेंट शामिल करेंगे आपके साथ और एक्सपर्ट का तज्जिया भी सामने रखेंगे। कोरोना वायरस जिससे पूरी दुनिया का उसको सामना करना पड़ा और मुल्की और पूरी दुनिया के हालात किस तरह से हुए ये हम तमाम लोग जानते हैं। अब कोरोना वायरस ने एक मरतबा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। मुल्क भर से कोरोना से 8 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मजीद 358 नंबर बताया जा रहा है, 358 अफराद जिनमें इस वायरस की तस्दीक हुई। अब जो हम फैसला किया गया है वो ये किया गया है कि 5 से 11 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। इसी हवाले से बात करेंगे कि वैक्सीनेशन का आगाज बच्चों के हवाले से खासकर कब किया जाएगा और कैसे होगा। डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन न्यू पाकिस्तान। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि जो कोरोना वैक्सीनेशन अब बच्चों को लगवाने का फैसला किया गया है, इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कब होगा। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वबा गुज़िश्ता कोई 2.5 साल से पूरे मुल्क अपनी लपेट में ली हुई है और इसके मुख्तलिफ जो हैं वो अदवार में इस दफ़ा छठी लहर जो है इसकी जारी है
और इसी तरीके से पंजाब में भी आजकल 250 से 300 नए केसेस आ रहे हैं। हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है 12 साल से ऊपर, उनको आपको पता है कि वैक्सीनेशन पिछले 1.5 साल की जो हम मेहनत है टीमों की, उनकी वजह से अब तकरीबन 95% पॉपुलेशन जो है वो फुली इम्यूनाइज्ड है और बूस्टर डोज भी लगवा रहे हैं। तो अब ये बीमारी का जो शिकार है बच्चे भी होना शुरू हो गए हैं, खासतौर पर 12 साल से कम उम्र बच्चे। तो इसलिए आलमी इदारा सेहत और बाकी जो आलमी इदारे हैं और हमारे जो NCOC है, उन्होंने ये फैसला किया है कि 5 साल से 12 साल तक की उम्र के 5 साल से ऊपर जितने बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो की जाए। तो इस सिलसिले में अभी इसका जो फेज 1 है ये 19 सितंबर से 24 सितंबर तक 6 रोजा एक मुहिम होगी और ये पंजाब के 4 अजला में होगी, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और बहावलपुर शामिल हैं। इसी तरह सिंध के कराची और हैदराबाद और इस्लामाबाद में ये फेज 1 में ये मुहिम होगी और इसमें 5 साल से ऊपर और 12 साल से कम उम्र, पंजाब में तकरीबन ये 48 लाख बच्चे बनते हैं, तो इनको कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो फैसला किया गया है कि 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी, ये क्या बच्चों में केसेस की बढ़ती हुई तादाद को देखने के बाद किया गया है या फिर एहतियाती तदाबीर के तौर पर बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी? हाँ जी, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसका वैक्सीनेशन जो है वो की जा चुकी है, जैसे अमेरिका है, UK है, इंग्लैंड, इसी तरह हमारे हमसाया ममालिक में भारत है और एशिया के कई ममालिक में भी ये वैक्सीन लगाई जा रही है। चूंकि अब जो बड़ी पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेशन के बाद कोरोना की बीमारी से वो उनको शिकार नहीं हो रहे, या अगर खुदा न खास्ता उनको बीमारी होती है तो उसकी वो शिद्दत नहीं होती, तो जाहिर है कोरोना जो है वो अब उस उम्र के बच्चों को या उस उम्र के लोगों को या उन लोगों को जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनकी तरफ वो हमला करता है। तो अभी जो आदाद-ओ-शुमार है इसमें इस जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें भी कोरोना की जो मर्ज है वो पाया जा रहा है, तो इसलिए ये फैसला किया गया है कि इस उम्र के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाए। और ये तो चूंकि आपके मैं चैनल के तवज्जुह से वालिदैन से गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो ज्यादातर स्कूलों में होंगे, तो हमारी तकरीबन 6500 टीमें हैं पंजाब में जो स्कूल्स में जाकर, मदरसों में जाकर और जहां जहां इस एज ग्रुप के बच्चे होंगे 5 साल से ऊपर और 12 साल से कम, तो उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी और इसकी भी 2 डोजेज होंगी, जो 19 से 24 सितंबर तक कैंपेन में उसमें पहली डोज लगाई जाएगी और इसके 1 माह बाद उन्हीं बच्चों को दूसरी डोज लगाई जाएगी। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीनेशन जब हम लगाते हैं तो उसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है। जब 5 साल के बच्चे को ये वैक्सीनेशन लगाई जाएगी तो उस बच्चे पर भी उसका उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा या असर होगा? जैसे कि अक्सर लोग इनको टेम्परेचर हो जाता है, बुखार की कैफियत पैदा हो जाती है, मैं उस हवाले से जानना चाह रही हूँ कि बच्चे की तो इम्यूनिटी वैसे ही बहुत वीक होती है 5 साल के बच्चे की। हाँ, नहीं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, चूंकि हमारा बुनियादी तौर पर जो हिफाजती टीका जात का प्रोग्राम है ये है ही बच्चों का प्रोग्राम और हम 2 साल से कम और बच्चों को 12 मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ ऑलरेडी टीके लगाते हैं। तो वैक्सीनेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो वही है कि आपने उस बीमारी से बचने के लिए उसी बीमारी के जो कमजोर जरासीम हैं वो वैक्सीन की शक्ल में दिए जाते हैं। तो ये ऑलरेडी चूंकि नौज़ायदा बच्चे से लेकर 2 साल की कम उम्र बच्चों को हम ऑलरेडी वैक्सीनेशन लगाते हैं और इसका मामूली जो एक रद्द-ए-अमल होता है वही होता है, बुखार हो सकता है या इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द हो सकता है या हल्के से जिस्म में दर्द हो सकता है। तो कोविड की वैक्सीनेशन में वही अलामात जो बड़ों में होती थी ये बच्चों में भी हो सकती हैं। तो उसके लिए एहतियाती तौर पर यह है कि कोविड वैक्सीनेशन लगाने के बाद पैरास्टामोल की 2 चम्मच अगर बच्चे ले लें तो उनको इस तरह के जो रद्द-ए-अमल हैं या साइड इफेक्ट वो नहीं होंगे। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में सिम्टम्स, अगर खुदा ना खास्ता बच्चों को कोविड हो तो बच्चों के सेम सिम्टम्स हैं उसी तरह से जो अभी लहर चल रही है कोविड-19 की? जी एग्जैक्टली, मुख्तलिफ अलामात हैं। कुछ बच्चे तो जो कोविड का शिकार होंगे उनको शायद पता भी ना हो कि हमें कोविड हुआ है, रूटीन के जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी और गला खराब होता है, हल्का बुखार होता है और बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन वो बच्चे जिनको ज़रा ज़्यादा शदीद बुखार हो और अगर वो चेकअप कराएं और अपना टेस्ट कराएं तो हो सकता है कि उनको कोविड की वजह से अलामात हों। तो अलामात ये मामूली नोयत से लेकर शदीद नोयत जैसे नमूनिया का शिकार हो सकते हैं और इसी तरह अलामात हैं जैसे बड़ों में होती हैं।
लेकिन बच्चों में जो एक जो ज़्यादा एक खतरनाक वजह हो सकती है वो ये है कि बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तो ये चूंकि इकट्ठे होते हैं, एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, तो दूसरे बच्चों तक बीमारी फैलने का जो है मूजब हो सकते हैं। तो इसलिए उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि अगर ये बच्चे वैक्सीनेटेड होंगे तो ये बीमारी उनमें नहीं होगी और ना ही तेजी से फैलेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज EPI, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और बच्चों में कोविड वायरस खुदा ना खास्ता फैलने के हवाले से हमें आगाह भी कर रहे थे और जो वैक्सीनेशन का एक आगाज हो चुका है सितंबर के महीने से, उस हवाले से भी हमें बता रहे थे। तो अपने बच्चों को भी आप लोग लाजमी, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चे, उनको वैक्सीनेशन जरूर लगवाएगा। लेंगे ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। मधुबाला और नूरजहां दांत के दर्द में मुब्तला। कराची चिड़ियाघर की दोनों हथनियां दांत की तकलीफ का शिकार हो गयीं, जिसके बायस बैनुल-अक़वामी एनिमल वेलफेयर को हाई कोर्ट की जानिब से मदऊ किया गया। जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले एनिमल वेलफेयर के CEO जोसेफ फैबिगन ने न्यू न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 15 से 19 अगस्त के दौरान दोनों हथनियों के दांत का रूट कैनाल करेंगे। Behind me there are our two patients. It's two African elephants and they have really serious problems with their teeth and they get a surgery tomorrow from a vet team, experts, 4 paws experts, and 2 of them are coming from Berlin, Germany, and we have vets from Bulgaria, vets from Austria. The whole team here on spot is around 7 people. Caring for the animals. कराची चिड़ियाघर के जानवरों के डॉक्टर का कहना है कई माह से हथनियों के दांतों में कैविटी का मिसाइल मौजूद थे। तकलीफ आप इस सेंस में नहीं कह सकती, जैसे कैविटी होती है, जैसे हमारी आपकी भी कैविटी होती है, इसको भी कैविटी है, उसको आप तकलीफ का नाम ना दें, कैविटी है इसकी, जिसका ट्रीटमेंट हम आप भी करवाते हैं, इसका भी कैविटी का ट्रीटमेंट हो रहा है। 7 रुकनी बैनुल-अक़वामी टीम की जानिब से चिड़ियाघर की हथनियों के बाद सफारी पार्क के हाथी के जोड़े का भी मुआयना किया जाएगा। कैमरामैन मोइनुद्दीन के हमरा मानिया शकील, न्यू न्यूज कराची। जी, मानिया शकील की रिपोर्ट आपने देखी और खबर तो आप तक पहुंच चुकी होगी। कराची के चिड़ियाघर की हथनियां जो कि अफसोस के साथ कह रही दांतों की तकलीफ में मुब्तला है, दांतों की तकलीफ नहीं कैविटी होगी, जैसा कि अभी आपने पैकेज में देखा, तो उनकी कैविटी है उसका इलाज किया जाएगा, जो बैरून ममालिक से मदद भी हासिल की जाएगी। वहाँ के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो सर्जरी करेंगे। डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डायरेक्टर ज़ू रजा अब्बास साहब। रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इन हथनियों जिनका बड़े बड़े खूबसूरत नाम है, मधुबाला और नूरजहां, एक 16 साल की है और एक 17 साल की है, क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इनकी इस तकलीफ को दूर करने के लिए? जी रजा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रजा साहब से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको हम बता रहे हैं कराची के चिड़ियाघर की 2 हथनियां हैं और एक की उम्र 16 साल है, एक की उम्र 17 साल है और बड़े खूबसूरत इनके नाम हैं। एक का नाम मधुबाला है और दूसरी का नाम है नूरजहां, जिनका रूट कैनाल किया जाएगा और आई थिंक ये एक्सपेक्टेड है सर्जरी इन्हीं दिनों में, इसी वीक में, जिसके बाद इन हथनियों की जो ये तकलीफ है ये दूर हो जाएगी। प्रोग्राम में हम आगे भी बढ़ेंगे और अभी हम रजा साहब से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि रेसलिंग में पाकिस्तान ने नुमायां कारकर्दगी हासिल की है। पाकिस्तानी रेसलर्स किसी भी दूसरे खेल के मुकाबले में ज्यादा तलाई तमगे जीते हैं और पाकिस्तान ने अब तक अगर सिर्फ रेसलिंग की बात की जाए तो इसमें 21 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इनाम भट्ट मौजूद है। इनाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपने पाकिस्तानी पहलवानों ने कॉमनवेल्थ में नुमायां कामयाबी हासिल की है, सिल्वर मेडल आपने हासिल की है, क्या कहेंगे अपनी कामयाबी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रेसलिंग में बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी रही है। टोटल हम 6 पहलवानों ने पार्टिसिपेट किया था और 5 ने अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता। असद अली ने बहुत अच्छी फाइट की, ब्रॉन्ज मेडल जीता। अनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। शरीफ ताहर हमारे बिल्कुल यंगस्टर हैं, अभी 20 साल के हैं, तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। मैंने सिल्वर मेडल जीता
ज़मान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सिल्वर मेडल जीता। तो जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए उतना ही काम है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फजल है। और इसके अलावा हमने अपनी तो बड़ी एफर्ट की थी, बहुत सारी कोशिशें की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आज अल्लाह ताला ने इस काबिल किया। अच्छा इनाम, आप गोल्ड मेडल हासिल कर सकते थे, गोल्ड मेडल हासिल ना करने का आपको रंज भी ऑब्वियसली होगा, बेहतर से बेहतर हर खिलाड़ी परफॉर्म करना चाहता है, क्या आपके जज्बात थे उस वक्त, वो मैं जानना चाहूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, 2018 में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं गोल्ड मेडल ही जीतूंगा। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहली अपनी 3 फाइटें विन की बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेमीफाइनल था उसमें मुझे इंजरी का सामना करना पड़ा, मेरा घुटना ट्विस्ट हो गया था और बिल्कुल फाइनल जो है उसके तकरीबन 1 घंटे के बाद था और मेरा घुटना प्रॉपर रिकवर नहीं हो सका और मैं उसी इंजरी में भी पाकिस्तान के लिए खेलता रहा हूँ। बहुत अच्छी फाइट हुई है, लेकिन बहुत अफसोस है कि गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। पूरी कौम की जो नज़रें थी वो गोल्ड मेडल पर थी, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंजरी के बावजूद मैंने पार्टिसिपेट किया अपने मुल्क के लिए और सिल्वर मेडल अल्लाह ताला ने दिया। इंशाल्लाह जो आने वाले इवेंट है उनमें मजीद इनाम, भारतीय पहलवानों की कारकर्दगी भी खासी नुमाया रही, क्या फ़र्क आप देखते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया ने ओवरऑल बहुत डोमिनेट किया रेसलिंग पे, पर इनके जो खिलाड़ी जो यहाँ पर अच्छा खेले हैं वो तमाम के तमाम खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीते हुए हैं, जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। 57 केजी में उनके रवि ने सिल्वर मेडल जीता, इसके अलावा बजरंग जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते। 86 में दीपक पूनिया वो 5th पोजीशन पर है। तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा सहूलियात हैं। मैं अगर थोड़ा सा आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बता दूं तो पिछले 1 साल में पाकिस्तान के टोटल जो इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है वो टोटल 9 हमने मुकाबलों में हिस्सा लिया। इसके बरक्स अगर हम इंडिया के खिलाड़ियों को देखते हैं तो उनके तकरीबन 500 के करीब खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया। हमारा बजट 10 लाख रुपया है, उनका बजट तकरीबन 50 करोड़ से अबव है। हमने इधर पाकिस्तान में ट्रेनिंग की, उन्होंने ओवरऑल जो ट्रेनिंग है उनकी USA में, रशिया में और दीगर ममालिक में हो रही है। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा कम्पीट किया। हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप दिया हुआ था लाहौर सेंटर में जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे थे। तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर हमारे खिलाड़ियों को मज़ीद सहूलियात बेहतर मिलें, इंटरनेशनल ट्रेनिंग मिले, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले जीतें और खेलें हम, तो हमारे पहलवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम बहुत थोड़े के साथ सिल्वर और ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, तो अगर सहूलियात को मजीद बेहतर किया जाए। इनाम, अब आगे कौन से मुकाबलों की तैयारी करनी है आपने और कितने पुरुमीद हैं आने वाले टूर्नामेंट्स को लेकर, मुकाबलों को लेकर, क्या प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो रेसलिंग फेडरेशन है वो तो हमें बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन क्योंकि उनका बजट बहुत थोड़ा है इस वजह से इतना ज़्यादा बजट ना होने की वजह से हमें बहुत सारी फेडरेशन को मुश्किलात का सामना रहता है, माली मुश्किलात का। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी करवाना होती है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी करना होती है, तो बहुत सारे अखराजात हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितना हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगी, क्योंकि आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो रेसलर हैं उन्होंने दिखा दिया है कि उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो गेम्स हैं हमें उनको सेलेक्ट करना चाहिए कि ओलंपिक के लिए कौन कौन से खेल ऐसे हैं जिनमें हम मेडल जीत सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि रेसलिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। इसके अलावा अरशद नदीम जो है जेवलिन में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नूर दस्तगीर भट्ट हैं, माहूर शहजाद हैं, शजर अब्बास हमारे सामने आए हैं। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 12 से 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओलंपिक लेवल पे और आने वाले मुकाबलों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हुकूमती पॉलिसी बिल्कुल यही है और होनी भी चाहिए, और इन खिलाड़ियों पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इनको फ़ॉरेन ट्रेनिंग करवानी चाहिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मुकाबले देने चाहिए। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और दीगर जो इदारे हैं इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे और खिलाड़ियों को सहूलियात ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम। थैंक यू सो मच इनाम, आपने हमें ज्वाइन किया एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग इवेंट्स एंड टूर्नामेंट्स। प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस।
वेलकम बैक। चिक पाकिस्तान अपने मयार और टेक्नोलॉजी की बुनियाद एक बैनुल-अक़वामी ब्रांड है। चिक ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, यूएसए और यूरोपियन ममालिक में दस्तयाब है और यही वजह है कि चिक पाकिस्तान में भी मौजूद है। जिद्दत और मयार का नाम सिर्फ चिक है। चिक एक स्टाइलिश और फैशनेबल स्मार्ट होम अप्लायंस ब्रांड है। फुल डिजिटल इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, 137 घंटे कूलिंग बैकअप और बहुत कुछ। सिर्फ चिक रेफ्रिजरेटर -32 डिग्री कूलिंग टेम्परेचर टेक्नोलॉजी, यूरोपियन स्टैंडर्ड डिज़ाइन रेफ्रिजरेटर है, एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है। तो आज हम आपके लिए बड़ा आसान सा सवाल लेकर आए हैं चिक की तरफ से और ये सवाल ये है कि चिक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी के हामिल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर तैयार करता है। चिक रेफ्रिजरेटर के इस फीचर का नाम बताएं जो कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। 3 ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, स्मार्ट मोड, स्मार्ट कूलिंग या फिर फास्ट कूलिंग। जवाब देने के लिए आप चिक पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाएं। जो पहले मैंने आपसे सवाल किया था उसका दुरुस्त जवाब है IGR सीरीज। प्रोग्राम में अब हम बढ़ेंगे आगे और आपकी सेहत के हवाले से ये सेगमेंट खासकर हमने डिजाइन किया है आपके और आपके बच्चों की सेहत के हवाले से। दांत हमारे चेहरे का एक नुमाया हिस्सा होते हैं जिनकी सेहत का हम लोग अक्सर ख्याल नहीं रखते हैं। तो सोचें बड़े ख्याल नहीं रखे तो वो अपने बच्चों का ख्याल संभाव कैसे रख पाएंगे। तो बच्चों की दांत की सेहत के हवाले से आज हम ये टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हर जो तीसरा शख्स है वो भी इसके किसी ना किसी प्रॉब्लम में या डिजीज़ में मुब्तला है। लेकिन आज हम सिर्फ बच्चों की सेहत और उनके दांतों की सेहत के हवाले से प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। डॉक्टर एनी हसन, शी इज़ अ डेंटिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साइमा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर मैं बच्चों के कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करूँ रिलेटेड टू उनके दांत, तो वो कौन से? नंबर 1। थैंक यू सो मच नबिया फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो बच्चे जिस चीज़ से रिपोर्ट होते हैं हमारे पास वो पेन है। बच्चे क्या बड़े भी, इवन आपका जो फर्स्ट सिम्टम होता है किसी भी डॉक्टर के पास जाने का, वो दर्द है। दर्द सम टाइम तकलीफ तो है बट ये ब्लेसिंग भी है कि एटलीस्ट दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास पहुंचते ज़रूर हैं। तो बेसिक तो जो उनका प्रॉब्लम होता है वो पेन होता है। पेन जो है वो किस वजह से होता है? छोटे बच्चों में अगर दर्द है तो, ये हम किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? ये हम आप 4, 5 से 10, 12 पूरा ये ग्रुप है। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको इतना टाइम, उनके लिए टाइम लगता है। बट अगर मतलब खराब करने में भी टाइम लगता है। जो हम चॉकलेट्स बच्चों को हर बात पर चॉकलेट से ज्यादा आजकल जो हमें इजी लगता है वो बॉटल फीड है। बॉटल फीड जो है वो एक सबसे मेन कॉज है आपका। मैंने 3 साल 2 साल के बच्चों के भी ऑलमोस्ट डिके टूथ देखे कि जो सारे डिके हुए हैं, फ्रंट से सारे दांत भुर जाते हैं। आम जबान में लोग कहते हैं आके कि जी काले हो गए, सारे टूट गए दांत। वो क्या डॉक्टर साहबा बच्चे को बॉटल फीड से फिर कब स्विच करवाना है? ये तो एक बहुत ही मुश्किल टास्क है माओं के लिए। बहुत मुश्किल टास्क है, मगर उसमें बीच में हम इतना कर सकते हैं कि देखिए जब बच्चा इन्फेंट है, इन्फेंट तो आप ब्रेस्ट फीड सबसे बेस्ट है जो हम लोग इन्फेसाइज करते हैं। ओरल हेल्थ के अलावा जनरल हेल्थ में भी कि माँ का दूध सबसे बेहतरीन ग़िज़ा, उसमें ये चांसेस नहीं है। बॉटल फीड एक तो आप ओरल एनवायरनमेंट से ज़्यादा बाहर के एनवायरनमेंट का जर्म्स भी ले रहे हैं। दूसरा जो दूध है वो जितनी देर मुंह में रहता है वो जबान के ऊपर और दांतों के ऊपर एक लेयर बनाता है। जैसे पता है आप खा पी रहे हैं आप दांतों और दांत आ गए हैं और पे आपका कोई लेयर रह जाएगी तो वो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनकी एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। कोशिश ये करें कि बच्चों को, छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे लोग कहते हैं ब्रश कैसे कराएं, आप ब्रश ना कराएं, आप अपनी फिंगर से, या बच्चों के छोटे ब्रश मिलते हैं जो फिंगर में होल्ड करके आप बच्चों को टूथपेस्ट ना भी लगाएं तो नॉर्मल पेस्ट या नॉर्मल खाली ब्रश से बच्चों को साफ करवा दें। जैसे कॉटन बर्ड्स होती हैं उस तरह की भी एक मिलती हैं। अब तो हर चीज ऑनलाइन बड़ी आसानी से अवेलेबल है। आप जाकर आप सर्च करें आपको मिल जाएंगी। छोटे बच्चों के भी ओरल हेल्थ के लिए आपको उनके दांतों को साफ रखना बहुत जरूरी है। और फिर लेटर ऑन चॉकलेट्स, टॉफियां, जंक फूड खाना इज नॉट एन इशू, खा सकते हैं। डॉक्टर साहब तो बचपन से हम सुनते हैं ना कि चॉकलेट मत दो, मीठा मत दो, इससे पेट में दर्द होगी, दांत खराब हो जाएंगे, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। ये वो बड़ी कॉमन बातें जो हम सुनते हैं। हम अपने बच्चों को भी चॉकलेट मैं तो बिल्कुल भी इसलिए नहीं देती हूँ कि भाई दांतों में कीड़ा शायद ना लग जाए। सो ये सवाल मैं आज आपसे पूछूंगी कि चॉकलेट बच्चों को नहीं देनी चाहिए या मीठा तो किसी एज ग्रुप के लिए भी ठीक नहीं है ना। एज ग्रुप के लिए ठीक नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। करेक्ट। आप चॉकलेट ये थोड़ी कि आप बॉक्स ऑफ चॉकलेट देते हैं और बोला ये तुम खा लो। देखिए बच्चों को चॉकलेट से ही आप रोकेंगे तो वो बच्चे क्या कहलाएंगे? बच्चे तो खाएंगे ना, बचपना ही बच्चे ही चॉकलेट खाएंगे। अब मैं और आप नहीं खाते उस तरीके से जिस तरह मैं और आप बचपन में खाते होंगे, और वो हमें खाना चाहिए और हमें खाने देना चाहिए। द मेन थिंग इज कि हमें बच्चों को जो फोकस करना पड़ता है वो उनके ब्रशिंग पे करना पड़ता है। छोटे बच्चों का ब्रश कराना मुश्किल है माओं के लिए
ये भी, क्योंकि एक तो माशाल्लाह हमारे यहाँ एक ऐसे कि 2 से 3-4 बच्चे हैं तो उनमें सब में तवज्जो बढ़ जाती है। बच्चों का रात का ब्रश बहुत ज़रूरी है, रिलीजियसली ज़रूरी है। हम लोग का बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम रात को ब्रश नहीं करते। सारी बातें वैसे बड़े भी अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हम रात का ब्रश नहीं करते और जब हम सुबह उठते हैं तो वो हम फटाफट ब्रश करने की जल्दी करते हैं। अगर आप रात का ब्रश अच्छा करके सोते हैं तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप सुबह उठ के ब्रश करें। आप सुबह निहार पेट पानी बगैर ब्रश के पी सकते हैं, विच इज लाइक वेरी गुड फॉर योर गट हेल्थ। आपके पेट के हेल्थ के लिए जो पानी है सुबह का, जो स्लाइवा मुंह में फ्रेश स्लाइवा, लाइक रात का ब्रश किया हुआ का स्लाइवा होता है, वो फ्रेश है, आपकी GI प्रॉब्लम्स उससे कम होती हैं। हम सबसे पहले ही ये करते हैं कि उठते सबसे पहले निहार मुंह ब्रश करना शुरू कर देते हैं। जो 8, 7, 6 घंटे हम मुंह में सारा कचरा रखते हैं उसका हम नहीं सोचते। फिर हम कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो ब्रश करते हैं। फिर आपको ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप ब्रश तो कर रहे हैं मगर आपकी टाइमिंग्स ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा इशू कि छोटे बच्चे या जो 8-9 साल के भी बच्चे हैं या पहले से ये दांतों का टेढ़ापन शुरू हो जाता है, ये किस एज में इसको ट्रीट करवा सकते हैं या इसका इलाज क्या है? अब तो जो मेन इशू है दांतों के टेढ़े होने का, ये कि दांत शेड नहीं होते, दांत इसका रीजन क्या है? अब हमारे फूड बहुत मरीजों वाला खाना है, बच्चों के लिए भी। पहले हमारे बच्चे, इवन मैं, आप भी, मुझे आइडिया नहीं, बट मेरे बचपन में गचक होती थी। मेरे बचपन में वो जो सिट्टा होता था वो भी रेत वाला सिक्का होता था। अब तो जो मेरे बच्चों के स्वीट कॉर्न्स आ गए हैं वो भी बॉयल वाले मिलते हैं कि बिल्कुल आप मेहनत ही नहीं करनी पड़े। हम जब दांत शेड ऑफ हो रहे थे तो माय फादर वाज डेंटिस्ट, तो वो कहते थे कि एप्पल खा लिया करो, कैरेट खाओ, जो भी आप हैवी फूड खाते हैं उससे आपका दांत अगर लूज हो रहा है तो वो शेड हो जाता है। हमारे अब जो मैंने बच्चों के इश्यूज देखे हैं, पेरेंट्स आते हैं कि जी दांत है दूध का और अपना दांत आ रहा है पीछे से, और कुछ तो पेरेंट्स इस चीज को एड्रेस करते हैं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि दूध के दांत हैं खुद ही टूट जाते हैं, जो कि एक आम फहम चीज है जो सबको समझ में आती है। हमारे भी टूटे थे, हमारे बच्चों के भी टूटेंगे, मगर अब बच्चों के दांत नहीं टूटते क्योंकि अब ब्रेड्स हैं, शवर्माज हैं, बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, अब बच्चों की खुराक पास्ताज है। अब बच्चे इवन रोटी बहुत कम बच्चे खाते हैं, मतलब रोटी, प्रॉपर रोटी बड़ा कम बच्चे हमारे यहाँ लेते हैं। हम और कुछ थी फ्राइज बना दिए और कुछ थी तो उनको बर्गर शवर्मा बना दिए घर में भी, जो कि जरूरी नहीं कि बाहर से फ्रोजन फूड ही है बाहर, आप घर में भी, जरूरी नहीं अमीर गरीब तबके में नहीं, छोटे तबके में बच्चों ने नहीं कुछ खाना तो क्या बना कर दें। इवन हम लोग भी यही प्रैक्टिस करते हैं, बच्चा का कुछ नहीं खा रहा तो कुछ तो खिलाना है ना उनको। फिर हम माएँ लोग कहते हैं माएँ गलत है, माएँ गलत नहीं, बच्चे जब नहीं खाते तो आप उनको भूखा तो नहीं रख सकते। उसमें हम जो वो पसंद करते वो खिलाते हैं, जो कि वो हेल्थ वाइज भी ठीक नहीं है और वो ओरल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे तो फिर बच्चे हैं, वो शरारतें भी करेंगे, वो खेलेंगे भी, और जब वो खेलेंगे तो उस खेल में उनको चोट भी लग जाएगी, तो खुदा ना खास्ता अगर दांत पर चोट लग जाए और दांत आधा टूट गया बच्चे का, सो ये कैसे ठीक होगा? अगर तो ये दांत 6 से 8 साल के बाद से पहले चोट लगती, क्योंकि जो नॉर्मल आपका डेंटिशन है, जो शेड ऑफ होते हैं, जो मिल्क टीथ टूटने लगते हैं वो 5 साल है, 5 से 6 साल। पहले 6 साल कहते थे मगर अब 5 से आप बैक हो गए, मतलब 5 साल में बच्चों के दांत टूट के आने लगते हैं। 5-6 साल के बाद अगर आपका दांत टूटता है, अगर फ्रंट के दांत पे चोट लगती है और अपना दांत होता है वो, तो उसको फिर आप रूट कैनाल कराएं फर्दर थोड़ा लेटर ऑन स्टेज पे जाके, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, और उसके बाद क्राउन, ब्रिजेस, वीनियर जो भी उसके ऊपर लग सकते हैं। अदरवाइज अगर दूध का दांत टूट गया तो वो आप निकलवा सकते हैं उसको। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत सारे सवाल मेरे और थे आपसे पूछने के लिए, क्योंकि टाइम कम है, हमें प्रोग्राम को भी वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।